अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि उस्मान साहब जैसे दीवान से निकले, एक सिपाही ने उस्मान साहब को बताया उस्मान साहब कि उरहान साहब को किसी ने जहर दे दिया है। उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं, फौरन ही घोड़े पर बैठकर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 103 में हम एनागोल किले में देखेंगे, जहाँ पर बाज़ंतीनी सिपाही सामान जमा कर रहे थे। हम देखते हैं जेर कुताई ने भी बाज़ंतीनी सिपाहियों का लिबास पहना हुआ था और वो भी ढाले उठाकर उनके पीछे आ जाता है। फिर जेर कुताई सिपाहियों को कहता है थोड़ा और सामान पीछे रह गया है, सिपाहियों जल्दी आओ और मेरी मदद करो। उसके बाद जेर कुताई उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और सिपाहियों कहता आओ कमीनों मेरा सामना करो। ये सुनकर वो सिपाही जेर कुताई पर हमला कर देते हैं और जेर कुताई उन्हें मारना शुरू कर देता है। बाहर से भी कुछ सिपाही आ जाते हैं, हैरानगी से कहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन दरवाजा अंदर से पहले ही जेर कुताई ने बंद कर दिया था। खैर अंदर जेर कुताई ने बाकी तमाम सिपाहियों को गिरा दिया था और बाहर खड़े हुए सिपाहियों को कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ और आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। फिर जेर कुताई कुछ बारूदी ड्रम उठाता है और उसे कमरे के दरमियान में रख देता है। बाहर से दूसरे सिपाही मुसलसल कह रहे थे कि जल्दी दरवाजा खोलो। फिर जेर कुताई बारूदी ड्रम को आग लगाकर दूसरे दरवाजे से बाहर भाग जाता है और इसी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे, वो अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत तेजी से वापस कबीले की तरफ ही जा रहे थे। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे, जहाँ पर मालून खातून अपने बेटे उरहान के पास बैठी हुई थी। अपने बेटे की हालत पर मालून खातून बहुत ही उदास थी। इतने में वो देखते हैं कि कबीले के ढोल बजने लग जाते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उस्मान साहब भी खैमे के अंदर आ जाते हैं और मालून खातून उस्मान साहब के गले लगकर रोने लग जाती हैं। लेकिन उस्मान साहब मालून खातून को हौसला देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह पर उम्मीद रखो। इतने में हम देखेंगे कि कुमरुल अब्दाल साहब भी थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर आ जाते हैं। फिर उस्मान साहब अपने बेटे उरहान के पास चले जाते हैं, जो कि अभी बेहोशी की हालत में था। फिर उस्मान साहब कुमरुल अब्दाल से पूछते हैं, कुमरुल अब्दाल अब उरहान का क्या हाल है? इस पर कुमरुल अब्दाल कहते हैं, उस्मान साहब उरहान को जो जहर दिया गया है वो मुझे नहीं मिल रहा और ये जहर मारता नहीं है बल्कि इंसान को माजूर कर देता है। उरहान अब अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता और मैं इस तरह के जहर के बारे में नहीं जानता उस्मान साहब। उसके बाद हम मरमराजा किले में देखेंगे, जहाँ पर एक कमरे में बेंगे खातून, अलचीचा खातून और आसमा मौजूद थी। बेंगे खातून अलचीचा को कहती है कि अलचीचक तुम जरा बाहर जाओ। अलचीचा खातून के जाने के बाद बेंगे खातून अस्मा को कहती है कि जहर के मसले की बात तुम किसी से नहीं करोगी। इसके जवाब में अस्मा कहती है, बेंगे खातून आज नहीं तो कल उनको ये पता चल ही जाएगा कि ये सब मैंने ही किया है। लेकिन उनकी बातें अलचीचक बाहर खड़े होकर सुन रही थी। लेकिन बेंगे खातून अस्मा को कहती है कि तुम किसी से बात नहीं करोगी, उनको कभी पता नहीं चलेगा, वो हमेशा ये गद्दार को ढूंढते रहेंगे। इसके जवाब में अस्मा कहती है, लेकिन उरहान और अलाउद्दीन ने मुझे खैमे में देखा था। लेकिन बेंगे खातून गुस्से में कहती है कि तुम तो रोज खैमे में जाती हो, वो कभी भी तुम पर शक नहीं करेंगे अस्मा। लेकिन जो कुछ भी हो जाए तुम मेरा नाम नहीं लोगी। अगर कभी ऐसा वक्त आ भी जाता है तो तुम उन्हें आवजी या इस्महान सुल्ताना का बताओगी। ये सुनकर अलचीचक भी गुस्से में कमरे के अंदर आ जाती है और कहती है, अस्मा ये तुम भला क्या कह रही हो? अम्मा आप भी ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर बेंगे खातून अलचीचक के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, बेटी खामोश हो जाओ, तुम यहाँ पर सब लोगों को जमा कर लोगी। लेकिन अलचीचक अस्मा से पूछती है, अस्मा मुझे बताओ कि तुमने गद्दारी क्यों की है? इस पर अस्मा कहती है, अलचीचक मुझे अपने भाई की हिफाजत के लिए ये सब करना पड़ा। दूसरी तरफ हम काई कबीले में उस्मान साहब को देखेंगे। मालून खातून कहती है कि एक माँ के लिए सबसे मुश्किल वक्त है उस्मान साहब। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, मालून जब तक उरहान के पास तुम जैसी एक माँ है ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये सब किया है मैं अपने हाथों से उसका दिल चीरूंगा। इतने में उरहान को भी होश आ जाता है और वो कहता है, अम्मा उठने में मेरी मदद करें। उठने के बाद उरहान कहता है, बाबा मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे इस तरह कमजोर देखें। लेकिन उस्मान साहब उसे हौसला देते हुए कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। इस पर उरहान कहता है, बाबा कुमरुल अब्दाल भी कुछ नहीं कर पाए, बाबा मैं तो सिर्फ अब आपके लिए एक बोझ हूँ। लेकिन मालून खातून उसे कहती हैं, बेटा एक औलाद कभी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। उस्मान साहब भी उरहान को काफी हौसला देते हैं। दोस्तों एनागोल किले में हम रात के वक्त अलगन खातून को देखेंगे। अलगन खातून कहती हैं, अगर आज जेर कुताई को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अगर उन्होंने जेर कुताई को पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? इस पर पो पर हिस्सों कहता है कि जेर कुताई एनागोल किले को अलोफ से बेहतर जानता है।
मुझे पूरा यकीन है कि जहर कुताई अभी तक किले में ही है। फिर अलगन खातून अल्लाह से दुआ करती हैं कि अगर जहर कुताई सही सलामत वापस आ गया तो मैं उसके लिए गोश्त और बहुत अच्छे खाने बनाऊंगी। इतने में जहर कुताई कहता है, मैंने सुन लिया है अलगन खातून, तुम मेरे लिए गोश्त और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाओगी। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा अलगन खातून। अलगन खातून भी काफी खुश थी और वो कहते हैं, जहर कुताई तुम वापस तो आ गए हो, लेकिन जो तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। जहर कुताई कहता है कि मैंने असले के गोदाम में धमाका कर दिया है और मैंने बहुत से सिपाहियों को भी मारा है, लेकिन अलगन खातून मैं इस बार भी शहादत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं तुम्हें भी तलवार का इस्तेमाल सिखाऊंगा। फिर वो अलगन खातून से पूछता है कि तुम्हारे काम का क्या हुआ। अलगन खातून कहती है कि मैं अलोफ से तो कुछ नहीं जान सकी, लेकिन ये बात मैंने सिपाहियों से सुनी है कि वैनागोल के आसपास के कौन कौन से गांवों में हमला करने वाले हैं। मैंने उन कबीलों का नाम अपने दिमाग में याद कर लिया है। इस पर जहर कुताई कहता है, तो फिर हमें फौरन ही सरदार को खबर देनी चाहिए, लेकिन अब इनके पास जंग के लिए बिल्कुल हथियार ही नहीं है। उसके बाद हम अलोफ को देखेंगे। जब उसे पता चलता है कि हथियारों वाले गोदाम में आग लग गई है तो वो काफी गुस्सा करता है और कहता है कि किसी ने आकर मेरे तमाम हथियार तबाह कर दिए और फर्दी तुम कुछ नहीं कर सके, मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है। फिर वो फर्दी के गले से पकड़ लेता है और कहता है, फर्दी क्या तुम मेरी जान और मेरे किले की हिफाजत नहीं कर रहे थे? अब तुम ही उसे तलाश करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें भी उस्मान के साथियों का हाथ है। अगर तुम उस आदमी को ना ढूंढ सके तो तुम सब भी मारे जाओगे। जब फर्दी वहाँ से चला जाता है तो दान वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अलोफ एक खबर आई है, एक तुर्क कारवां बाजन 3 जा रहा है और इस काफिले में बहुत सारा सामान लेकर जाया जा रहा है और वो कल सुबह एनागोल किले के पास से ही गुजरेंगे। उसके बाद हम मरमरा जैक किले में देखेंगे, जहाँ पर अलचीचा खातून अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। उसके बाद बेंगे खातून भी उसके पास आ जाती है। बेंगे खातून अलचीचा खातून को कहती है, मेरी प्यारी बेटी, लेकिन अलचीचा गुस्से में कहती है, मुझे अपनी बेटी ना कहिए, आप इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं वालदा, मुझे बताएं। ये सुनकर बेंगी खातून उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अलचीचा खातून उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप अपनी हद में रहें, आपको मुझे मारने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि इस दफा मुजरिम आप खुद हैं। लेकिन इसके जवाब में बेंगी खातून कहती है, अलचीचा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उस इस्मेहान सुल्ताना ने किया है, उसने मुझे इस्तेमाल किया है। लेकिन अलचीचा कहती है, मुझे शुरू से बताएं, क्या आपने अस्मा को एक जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया था? इस पर बेंगी खातून कहती है, मैंने तो सिर्फ हवेली की खबर रखने के लिए अस्मा को हवेली में भेजा था। इस पर अलचीचा खातून कहती है, आपने उसे उसके भाई की भी धमकी दी थी, मुझे बताएं कि आप शुरू से इतनी बुरी थी वालदा। इसके जवाब में बेंगी खातून कहती है, बेटी मैंने तो सिर्फ अस्मा को डराया था ताकि वो अपना काम खामोशी से करे। इस पर अलचीचा खातून कहती है कि वालदा सुल्ताना ने अस्मा का इस्तेमाल किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? इस पर बेंगी खातून कहती है कि अस्मेहान सुल्ताना ने ही अस्मा को ये काम करने पर मजबूर किया है, क्योंकि अस्मा हमारे कबीले से है, इसलिए उस्मान साहब हमें ही कसूरवार समझेंगे और अगर ऐसा हो गया तो तुम आग तैमूर को हमेशा के लिए खो दोगी। लेकिन अलचीचा अपनी वालदा को कहती है, अगर ऐसा है तो आप फरीक को उन्हें पकड़ने में मदद करें, अगर आपको जहर का तोड़ मिल गया तो उरहान को शफा मिल जाएगी, वरना नहीं तो मैं उस्मान साहब को सारी हकीकत बता दूंगी। उसके बाद हम काई कबीले में देखेंगे, यहाँ पर उस्मान साहब और उनके सिपाही एक नक्शे को देख रहे थे। कुरान कहता है, उस्मान साहब ये तो बड़े शर्म की बात है कि अवजी मर गया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, ऐसी बात है तो हम एक और इकदाम करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने हमें जंग से बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम मोहतात रहेंगे, हम अपने दिफा को मजबूत करेंगे। इतने में हम देखते हैं कि तुर्गुत साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं और वाते कहता है, उस्मान साहब आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। उस्मान साहब भी कहते हैं, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस बार तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब लेकिन आगे आने वाला इम्तिहान ज्यादा आसान नहीं लग रहा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो ये समझते हैं कि नाइमान की फौज सीधा ही पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करेगी, लेकिन नाइमान गिरोहों की शक्ल में हमला करेगा। वो शुमाल से जानदार पर और जनूब से करासी बे पर हमला करेगा। वो समझते हैं उन्हें जो मालूमात मिली हैं वो सिर्फ एक जाल है, लेकिन हम अपना दिफा मशरिक से नहीं करेंगे बल्कि शुमाल और जनूब से करेंगे। फौरन शाहीन बे और दमीर खान को खबर भेजो, वो सरदार हमें 1000 घुड़सवार देंगे, वो शुमाल में उन पर हमला करेंगे और वो ये भी जान लें कि कोई भी सिपाही 10 नौकरों को मारने से पहले शहीद नहीं होगा। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि बाकी जो नौकर जनूब से आएंगे उनको मैं मार दूंगा उस्मान साहब। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्गुत साहब नहीं, आप हमारे साथ नहीं आएंगे बल्कि आप ओलोफ को खत्म करेंगे। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, उस्मान साहब मैंने नाइमान के खिलाफ जंग के लिए अपने किले को छोड़ दिया है,
تو اولوف کیا مسئلہ ہے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اولوف تو صرف ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے، اب اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ہمارے قبیلوں اور قلعوں پر حملہ کرے گا۔ اس پر ترگس صاحب کہتے ہیں جیسے عثمان صاحب آپ نے کہا، اولوف جیسے ہی قلعے سے سر نکالے گا تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ پھر عثمان صاحب بالار مالہون کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ معلوم کرو گے کہ اورحان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، اگر وہ غدار نہ ملا تو ہمارے لیے تو سانس لینا بھی حرام ہوگا۔ تو دوستو یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔